आदरणीय लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। To break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कैसे बढ़े, इसके लिए वहां से इस्लामिक स्कॉलर्स भेजे जिन्होंने भारत में आकर कहा ये तो अल्लाह की देन है और पॉपुलेशन तो अल्लाह देते हैं, ये वही दे रहे हैं वही खिलाएंगे, ये सब दुनिया भर की बात थी। इस पॉलिसी को भारत में फल फूलने में 70 वर्ष लगे और खूब फल फूल गया। समस्या ये आई कि 2014 में जो सरकार बैठी उस सरकार ने इस पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ काम करना शुरू किया। लोग कहते हैं कि आपने ये 370 2019 के बाद क्यों हटाया, आपने ट्रिपल तलाक 2019 के बाद क्यों हटाया, आपने ये दुनिया भर की बातें। सोच कर देखिए कि सरकार उस समय कैसे बैकग्राउंड बना रही थी, कैसे वो ग्राउंड बना रही थी और उसने क्या क्या किया। आप सोचिए कि जो नोटबंदी हुई उस नोटबंदी में सबसे ज्यादा आहत कौन हुआ? जो व्यक्ति लीगल सिस्टम में नहीं था, जो अरबियन कंट्री से पैसा आ रहा था, जो पाकिस्तान से फेस करेंसी आ रही थी, जो हिंदुस्तान में करेंसी लाकर दुनिया भर का खेल खेला जा रहा था, वो सारा पैसा कूड़ा हो गया। और कूड़े का मतलब ये हो गया कि वो लोग जो पाकिस्तान सपोर्टेड थे, बिना किसी रिटर्न भरे, बिना किसी लीगल सिस्टम में आए पैसा लगा रहे थे, उनका पैसा सब रद्दी हो गया। आज अगर वो पैसा होता सीएए के विरोध के दौरान तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान का क्या हाल होता। आज तो हिंदुस्तान में केवल पत्थर बचा है फ्री का, वो पत्थर चल रहा है। लेकिन अगर पैसा होता तो क्या होता? दूसरी उनकी बात जो वो करना चाहते कि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, दारुल इस्लाम बनाएंगे, गजबाए हिंद लाएंगे, ये सारी बातें जो उनके दिमाग में थी उन सब पर 2014 के बाद रोक एक एक करके लगनी शुरू हो गई। क्योंकि उन्होंने कहा सब लीगल सिस्टम में आएंगे, नोट भी लीगल सिस्टम में आएगा, व्यापार भी जीएसटी लीगल सिस्टम में आएगा, भारतवर्ष से इंपोर्ट और भारतवर्ष में आने वाला पैसा, आपको याद है 20,000 एनजीओ एक साथ बंद की गई थी। फिर उसके बाद लगातार भारत में जितनी एनजीओ इस तरह के काम करती थी सब पर बैन लगा दिया ताकि विदेशी पैसा ना आए। तो ये पॉलिसी 1947 से जो अडॉप्ट की गई वो पॉलिसी भारत में फल फूल रही थी। 2014 की सरकार के बाद उसने इन पर सब पर धीरे धीरे एक एक करके बैन लगाना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि अब जो दारुल इस्लाम दिमाग में चढ़ा था ना कि इसको दारुल इस्लाम बनाना है, वो तो अब इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेज पर उन्होंने ये और कह दिया कि हम हिंदुस्तान में एनपीआर एक पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे, सबका डेटा मेंटेन करेंगे। अब ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया भर से मुसलमान लाया गया था, किसी ने किसी साधन से यहां पर रखा गया था, उसने यहां शादी ब्याह कर लिए, 20-20 बच्चे पैदा कर लिए, अब वो सब क्वेश्चन मार्क लग गया। तो जो भी सरकार ने किया उसके लिए उसने बैकग्राउंड तैयार किया पहले 5 साल, और 5 साल के बैकग्राउंड के बाद 2019 में उसने काम करना शुरू किया। तो अब जो भी रिपरकेशन हो रहा है, जो भी हिंदुस्तान के अंदर विरोध हो रहा है, उसका मेन कारण है कि आज अगर सरकार पीछे ना हटी तो हमारे जो दारुल इस्लाम दिमाग में बैठा हुआ है उसकी पॉलिसी एक एक करके सब फेल हो जाएगी। भारत की सेना ने उरी हमले में शहीद हुए 19 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने बीती रात जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया।
जो भी भारत का नाम ले लेगा उसके लिए वहाँ गोली है। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान भर में घुसेगा भी और मारेगा भी। योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए, मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था, और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे और कहा था, देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता। उस दिन मैंने कहा था, आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। पाक की आजादी का जश्न भारत में। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। हमारा जो कश्मीर है वो चेंज हो रहा है। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं हम लोग। इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर रामलला विराजमान का ही स्वामित्व है। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा, देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। मंदिर यहीं बनेगा। मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। So India is gearing up to host the G20 summit in the national capital, New Delhi, and world leaders are expected to arrive in the Indian capital.
the toolkit gang tried to induce fear in public and caused so many deaths. India can't do. I came across few research reports which later on turned out to be fake. There was one big report of Johns Hopkins University and Princeton University. It was published report, like a toolkit kind of a report, which said that about 30, 20, 25, 30, 40 crore people in India will be infected. Why would, in the time of a pandemic, anybody would print a report like this? Why would American University be so concerned about India? That created a lot of fear in people's mind. Everybody started panicking. And exactly that time, the discussion of vaccine also came up. That then after a few days, some journalists started saying why India is not taking foreign vaccine. I won't name any, but basically they were talking about one particular brand of vaccine, which is very much in news these days. So they said, why India is not taking this vaccine? And they started pressurizing. Government started building a narrative and a public opinion. And people don't know. Everybody thought that foreign vaccine is the best vaccine. And they created a lot of fear, insecurity. It is done basically so that government kneels down and buys their Mac. They realize India is going to be the biggest market. The size of India is equivalent to the entire Europe, US. How I found this toolkit? Don't ask me. I can tell you in private. All they wanted was that more and more and more people die in India, so that government panics, public panics, and they can sell as many vaccines as they want. And if they sell so many vaccines to India and they capitalize such a big pharma market in India, then the government and India becomes a puppet in their hands. Is that I wanted people to know clearly who are the real enemies of India. Very often we think Pakistan is the real enemy of India, but I personally believe that the real Pakistanis live inside India. The enemy part of Pakistan lives in India. How do you know that at 9 p.m. the news you are listening to, is not funded by the enemies of India? What if they are instructed to slowly, like a slow poison, create insecurity? What is the guarantee that they are not attacking our cultural leaders? What is the guarantee they are not attacking our spiritual leaders? What is the guarantee they are not trying to shake the foundations of Indian culture? And I realized that they are operating at various levels. There's an info war going on in India, there's a cultural war going on, there's a cyber war going on, and there's a legal war going on. The fight is at two levels. One is the socio-cultural level, and another is at political economic level. Okay. India is an emerging superpower. And in this competitive world, nobody wants India to succeed. Don't get carried away by White House reception of Mr. Modi, which is fine. That is all optics. But at the same time, they also plan how to sabotage India's interest. We are lucky that we have a very powerful leader who's fighting the world like you fight or I fight. So we are safe there. One, they create international pressure. They use media, second is they file lots of cases. The minute government says, okay, we are going to build an expressway here, or we are going to build an airport here, hundreds of people file cases against making that. Project gets stalled, and then for years there is no development. So they basically stall the development, destabilize the economy, or some big industrialist, then they will do a character assassination of that person. So the whole industry comes down, stock market goes down. That's the tactics they use. I was in America, Vinod, just few days back, and I always go. In the only place in the world where there is no free speech, you have more free speech in Russia and China. The only place where you cannot say what you want to say is America. You can't say anything. The minute you say something, somebody takes out a victim card and sues you. So you have to say all nice things, beautiful things, In India, my understanding is there are two kinds of monies coming in. From the eastern side, the red money comes in, the communist money, okay? And from the western side, the Islamic money comes in. And there is a kind of a nexus between Islamic and communist, they're kind of, that. And politically that is reflected in Dalit politics and various kind of things, and they make groups. So this entire corridor which they have created between red money
and the terrorism money, these are the two industries. So terrorism industry and the communist industry, and they are hand in glove. Tell me why no communist has ever criticized the terrorism in Kashmir? Never. They will never do it. Right? Congress is a puppet in the hands of communists and Islamists. Congress, Rahul Gandhi doesn't have his own voice. He doesn't have his own voice. So whatever he's a puppet. Whatever the master, the puppeteer does, he says that. So that's why Congress says this film is not true. The Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal. कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में. जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं. सो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट. He has been promoting Pfizer and foreign vaccines. He is taking mic in PR, and why this government is not taking it? Nobody asked him why we should take it. So people who are standing in front of him, nobody asked, hey, Chief Minister of Delhi, if India is being able to make its own vaccine and is being able to be self-reliant, why are you promoting these vaccines? Why nobody asked Mr. Rahul Gandhi that why are you giving these speeches that a tsunami is coming and India can't do it? Even if tsunami is coming, and if you want to be the future Prime Minister of this country, you don't do it going in press conferences and screaming tsunami is coming and creating fear and doubt and insecurity in people's mind to create panic. When panic is there, government comes under pressure and therefore government takes wrong decisions. Thank God we are lucky that we have a Prime Minister who does not swayed by these things. Vivek ji, could you please talk about a few points why the government rejected Pfizer vaccine? Yeah, for example, see, technical points I won't go, but the main thing I think which was against the interest of India, that they wanted Indian government to give a huge advance to them. And if they don't follow the timelines, and if they don't follow the delivery lines, if the supply fails, then they were not answerable. Will you do a deal like this? The most important thing is that's a substandard vaccine compared to Indian vaccine. Now it is being proved. So the journalist who was writing these articles calling our own vaccine substandard so that government comes under pressure, and they were singing songs in praise of Pfizer and other vaccines, ultimately the court ordered them to take out all 14 fake articles. And the result is they haven't seen the film. Film is not released as yet. But they started panicking on Twitter. And I want to tell your audience, it's such a shameful thing that this convicted journalist, the guilty journalist by law, it's not that I am calling her, they started attacking the scientists of ICMR. Celebrates Indian scientists and especially the women scientists. Why all these Congress party, AAP party are against me? They are lynching me on social media. They are saying this film is bad, this should not work, it's propaganda, etc. Without seeing the film. Film is not released as yet. Yeah. Human rights organizations are actually not human rights organizations. Yes. Correct? Free press is not free press. Fact checkers are not fact checkers. All these people are agenda peddlers. All these people are there to destabilize this country, create conflict and riots. If you take out these so-called fact checkers from Indian scenario, there will be no Hindu-Muslim conflict. Trust me, I guarantee, it is my conviction, I can prove it, that you stop these fact checkers and human rights groups and NGOs, there will be no Hindu-Muslim fight in India. 100%, I agree with it. Situation they got me facing, I can't live a normal.
तस्वीरें पटना की हैं। इस सड़क से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला गुजरने वाला था। तभी एक मरीज को ले जा रही एक एम्बुलेंस को पुलिस फोर्स ने रोक लिया। मरीज के परिजनों ने पुलिस कर्मियों से एम्बुलेंस को रास्ता देने की गुजारिश भी की, मगर पुलिस वाले नहीं माने। मुख्यमंत्री का काफिला निकल जाने तक इस एम्बुलेंस को रोक कर रखा गया। बड़ी खबर मिल रही है गुजरात से, जहां एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला रोका है। कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहाँ पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। रुको जरा, सबर करो। आप लोगों ने जवान फिल्म देखी है? मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है। अभी ये पिक्चर आई है जवान, किस किस ने देखी है? देखना जाके, अच्छी पिक्चर है। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह नहीं। समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया। लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए, लेकिन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए। थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मेरा सवाल मैम से है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, मगर अपने साथ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रखते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा ये है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में मनमोहन सिंह ने सम्मानित करा था, काय का प्यार बांट रहे हैं। और तीसरी बात मेरी अंतिम बात कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। Opposition parties must come together in this fight. देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है।
आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। ये बताइए, मार्कोनी ने पहला सिग्नल बनाया था, पर वायरलेस तो जेसी बोस ने भी उसी समय खोज ली थी। पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जगदीश चंद्र बोस ने भी इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। सीवी रमन ने सबसे पहले समुंदर नीला क्यों दिखता है, तो ये लोग कहते थे कि आकाश का रिफ्लेक्शन है इसलिए नीला दिखता है, पर रमन इफेक्ट ने बताया कि स्कैटरिंग करते समय सबसे ज्यादा स्कैटर्ड नीला रंग होता है इसलिए नीला दिखता है। उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, तो ये कहा जाता है ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। दिस इज नॉट ट्रुथ। द फुल ट्रुथ इज ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, नॉन वाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। क्या राम केवल एक कल्पना मात्र है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा यह दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और बजा होगा। इसलिए ग्रीनिच मीन टाइम है जो सारी दुनिया पे लागू है। अगर आपसे पूछूं टाइम का एब्सोल्यूट पैरामीटर क्या है जो दुनिया में यहां पर छोड़िए, धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजिशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। क्या कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था, और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ बीसी से पहले यह हुआ था। आज भारत उस स्केल पर काम कर रहा है जो 10-15 साल पहले तक अकल्पनीय लगते थे। भारत वो देश है जो दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। भारत वो देश है जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत वो देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट है। भारत में सिर्फ 5 साल में ही 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी से ऊपर आ गए हैं। आज भारत जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है वो सुनकर भी हर हिंदुस्तानी का दिल और आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। आपको जानकर गर्व होगा कि आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आपके भारत में है। आज दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड
आपके भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क हमारे भारत में बन रहा है। पिछले 9 साल में भारत ने जितनी रेल लाइनें बिछाई है उनकी लंबाई 25,000 किलोमीटर से ज्यादा है कि इटली में, साउथ अफ्रीका में, यूक्रेन में, पोलैंड में, ब्रिटेन में जितना बड़ा रेल लाइनों का नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल लाइनें भारत ने पिछले 9 साल में बिछाई है। चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने, सबके सपने, अपने सपने, सबके सपने, अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले, वीर चले, धीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही, नीति सही, रीति नहीं, नीति सही, रीति नहीं, गति सही, गति सही, राह नहीं। चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम।
कोई परवाह, हरदम तेरे संग रहेगी मेरी दुआ। देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है खुदा। देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है खुदा। देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान। देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। 24 में कौन? नरेंद्र मोदी। मोदी जी। मोदी। मोदी। मोदी जी। नो इफ नो बट ओनली मोदी जी। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पाला है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए हैं। देश के लोगों के लिए खपा दिए हैं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिए हैं।